नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम सैंपल पेपर करने वाले हैं क्लास 8 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप सभी वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। इसमें कुछ पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद खाली स्थान आएगा 5 नंबर का। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपका 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का और मैक्सिमम 6 नंबर के। ऐसे ये पैटर्न में चलेगा। तो उसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि कितने नंबर के क्या चीजें आएगी, है ना। उसी के आधार पे क्या करना है, आपको पढ़ना है। चलिए, अभी सबसे पहले अपन देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। प्रश्न है, निम्न में से 3 वलयों वाला ग्रह कौन सा है। इसके ऑप्शन आप चेक करिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। फिर नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र किससे बने होते हैं। ऑप्शन आप चेक करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलामाइन प्लास्टिक से। देखिए, सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में, जैसे प्रयास हो गया, नवीन प्रयास हो गया, संकल्प शिक्षण संस्थान हो गया, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नवोदय का हो गया, है ना, उसमें से अब ये पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का क्या कारण है। ऑप्शन आप चेक करिएगा। ओजोन परत, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ग्रीन हाउस गैस। तो भाई, ओजोन क्या करेगा, पराबैंगनी किरणों को रोकेगा। फिर है आपका नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो हमको बहुत जरूरी है। साथ ही ऑक्सीजन है ऑप्शन नंबर सा, तो इसके बिना तो आप जीवन संभव ही नहीं है। फिर आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसें। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। तो आपको लिखना है वहां द और ग्रीन हाउस गैसें। नेक्स्ट है, निम्न में से धातुओं का कौन सा गुण नहीं है। तो इसको चेक करिएगा, कौन सा धातु का गुण नहीं है। जैसे कि उच्च घनत्व, विद्युत सुचालकता, भंगुरता और आघात वर्धनीयता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, भंगुरता, है ना। ये आपका धातु का गुण नहीं है, बाकी तो सभी धातु का गुण है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और कवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रोटोजोआ। क्लियर। मादा एनाफिलिस मच्छर आप सभी जानते हैं, मलेरिया के वाहक। फिर नेक्स्ट है, ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में से क्षेत्र का तापमान उच्चतम होता है। तो इसमें देखिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बाहरी हल्का नीला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कोशिका के ऊर्जा केंद्र हैं, अर्थात कोशिका का ऊर्जा गृह आपको पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद बहुत ही शानदार क्वेश्चन नहीं है, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आप इजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत करने के लिए उपयोग करते हैं मोबाइल का, टेलीफोन का, रेडियो तरंगों का या फिर ग्रामोफोन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, रेडियो तरंगों। फिर नेक्स्ट है, सौर सेल में सौर ऊर्जा रूपांतरित होती है ज्वारीय ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल की बात किया है, तो सौर सेल का काम ही है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, वो रूपांतरित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विद्युत ऊर्जा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, खालिस्तान के क्वेश्चन है आपके।
क्वेश्चन है विद्युत अपघटन की क्रिया खालिस्तान में होती है और आपको ऑप्शन ऊपर दिखेंगे, मलेरिया, शहद या हानिकारक, विद्युत सेल, केचुआ। तो इसका सही उत्तर है विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत सेल में होती है। इसके बाद है मधुमक्खी पालन से खालिस्तान प्राप्त होता है तो शहद प्राप्त होगा। फिर है कृषि मित्र, किसको माना जाता है तो केचुआ को माना जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिर आखिरी क्वेश्चन है ये, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से खालिस्तान रोग होता है तो ये होता है मलेरिया, क्योंकि एक ही ठने बचा भी था तो इजिली आप बता सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 6 प्रश्न होंगे 2 अंक के, तो टोटल 12 अंक इसमें आपको मिलेगा। क्वेश्चन है नायलॉन रेशों से बनी कोई 2 वस्तुओं का नाम लिखिए। तो आपको कोई 2 वस्तु लिखना है जो नायलॉन से बना हो, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं नायलॉन रेशों से बनी 2 वस्तुओं का नाम, फिर डैश करके इसमें आंसर लिखेगा, पैरासूट या फिर रस्सी, है ना, या और भी चीजें हैं इसके लिए, जैसे मोजे हैं, ब्रश है, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोर और सुस्वर ध्वनि में कोई 2 अंतर आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करिएगा, शोर और सुस्वर करके कॉलम बना लीजिएगा। पहले हम शोर में देखेंगे शोर क्या होता है। तो ऐसी ध्वनि जो कानों को अप्रिय लगे उसे अपन शोर कहते हैं। तो सुस्वर क्या होता है उसमें लिखिएगा आप ऐसी ध्वनि जो कर्णप्रिय हो, जो कान को पसंद आए, है ना, कर्णप्रिय हो, उसे हम सुस्वर ध्वनि कहते हैं। फिर है आपका 2 बोला है आपको, कोई 2 अंतर लिखना है तो एक एक तो हो गया दोनों में। दूसरा अंतर आप लिखिएगा इसमें अनियमित कंपनों से शोर उत्पन्न होता है, और सुस्वर में लिखेगा नियमित कंपन जो एक दूसरे में निश्चित संबंध रखते हैं, मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह आपको लिखना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत लेपन के कोई 2 उपयोग आपको बताना है। इसका उत्तर देखिएगा, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसे बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। 2 पूछा है तो दूसरा भी आप लिखेगा इसमें। इसमें लिखेगा कि इस प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में भी किया जाता है। ठीक है, 2 उपयोग बोला था, दोनों लिखेगा तो आपको 2 अंक मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट है फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर आप देखिएगा, सिंचाई से प्राप्त जल द्वारा पौधे खनिज लवणों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण तथा जैविक क्रियाएं संपन्न करते हैं जो पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक होती है। ऐसा आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बढ़िया प्रश्न है। हरी सब्जियों और मिर्च को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है, तो 2 अन्य सब्जियों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण सुखाकर किया जाता है। तो इसको तो आप जानते ही हैं, जैसे आलू है ना, आलू चिप्स जिससे बनता है, तो आप आलू लिख सकते हैं इसके लिए। और एक आप लिख सकते हैं मेथी लिख सकते हैं, है ना, या फिर पुदीना लिख सकते हैं। और गांव में तो आप देखे ही होंगे बहुत सारी, जैसे सेमी है, सेमी को भी सुखाकर परिरक्षित किया जाता है, और आपका आम है उसको भी सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। तो बहुत सारे इसमें। ठीक है, बाकी आपको लिखना कोई 2 है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किशोरों के आहार नियोजन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसा आपको आंसर देना है इसका। क्लियर। चलिए अब अपन देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 3 अंक के होंगे और 5 प्रश्न होंगे, टोटल 15 अंक इसमें आपको मिलेगा। तो इसका प्रश्न है विटामिन ए व सी युक्त खाद्य पदार्थों के नाम एवं इनकी कमी से होने वाले रोग का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए व सी युक्त खाद्य पदार्थों के नाम।
तो विटामिन ए के लिए पहले देखते हैं। विटामिन ए और डैश करके आप लिखिएगा दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जियों और टमाटर, गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, फिर डैश करके रखिएगा रतौंधी नामक रोग। फिर है विटामिन सी, तो विटामिन सी के लिए आप लिखिएगा आंवला, संतरा, नींबू आदि फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से त्वचा चमड़ी के रोग जैसे स्कर्वी रोग होता है। इतना आपको लिखना है इसमें, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखिए, सभी के एक एक उपयोग लिखना है। तो कार्बन के अपर रूपों के नाम आपको बताना है। तो कार्बन का 2 अपर रूप तो आप जानते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, बाकी और भी है, वो सभी का नाम अभी बताता हूं मैं आपको बारी बारी से। 3 नंबर का आया है ना। तो देखिए आपको ऐसा हेडिंग लागना है, कार्बन के अपर रूप व उपयोग। तो पहले कार्बन का अपर रूप, जैसे पहले नंबर में आप हीरा लिखेगा, फिर डैश करके लिखेगा कांच काटने के औजार बनाने में। दूसरा आप लिखेगा ग्रेफाइट, तो पेंसिल की लेड बनाने में। फिर आपका काजल, स्याही और काला रंग बनाने में। और आपका कोयला, तो ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। और पांचवा आप लिखेगा चारकोल, गंध के अवशोषण में। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। एक एक उपयोग बोला है इसलिए डैश करके एक एक लिखना है आपको। नेक्स्ट है, केले के छिलके पर पैर रगड़ने पर हम क्यों फिसल जाते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है, चलने के लिए हमें घर्षण की आवश्यकता होती है। जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो इससे पैरों और सतह के बीच घर्षण कम हो जाता है। यही कारण है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं। ऐसा आपको आंसर लिखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना है, सोना चांदी धातुओं का आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ये धातुएं उत्कृष्ट धातु होती है। इनकी विशेषता यह है कि निष्क्रिय प्रकृति के कारण इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। इतना आपको आंसर लिखना है, तो आपको 3 अंक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें देखिएगा, यदि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए, रोगाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी और रोग का संक्रमण हो जाएगा, जिससे बुखार और रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला देखेगा, अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप देखिएगा 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे, टोटल 16 अंक आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन है 16 नंबर का। क्लियर है। चलिए इसमें बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। चाहो तो आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम बना के भी लिख सकते हो नाम, है ना, जैसी आपकी मर्जी। बाकी फिलहाल तो मैं आपको बता ही रहा हूं। देखिए सूर्य से दूरी क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रह निम्नलिखित हैं। पहला आपका आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर चौथा होगा आपका मंगल, 5वां बृहस्पति, 6वां शनि, 7वां अरुण और 8वां वरुण। ये आपको लिखना है। ऐसा पूरा लिखने पर या आप डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, 4 में 4। क्लियर है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान कर उनके नाम तथा अभिकारक एवं उत्पाद लिखिए। तो देखिएगा अमोनिया है जिसका वियोजन हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसको आप कह सकते हैं यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। तो आप दोनों इसमें बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, और
ये वियोजन अभिक्रिया भी है क्योंकि ये टूट रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसमें आपको बताना है अभिकारक और उत्पाद। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, उसे कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है वो होता है आपका उत्पाद। तो देखिएगा, आपका जो अमोनिया है NH3, ये अभिकारक कहलाएगा। तो अमोनिया के जस्ट नीचे आपको लिखना है अभिकारक, और आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों उत्पाद कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ये आपका है Zn+2HCl और ये बना रहा है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि जो आपका Zn है वो क्लोरीन के साथ क्रिया कर ले रहा है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, और Zn+2HCl आपका कहलाएगा अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और जो एरो के बाद बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद में आपका आ जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये दोनों आपका उत्पाद कहलाएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाया जा रहा है, ये आपको नामांकित मतलब क्या होता है, उसमें आपको जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसका नाम लिखना रहेगा, उसको हम नामांकित चित्र कहते हैं। क्लियर है? तो वो आप करिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। किरण चित्र बनाइए जब उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के बीच वस्तु स्थित हो। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है वैसा आपको डायग्राम क्रिएट करना है, और इसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा कि जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होता है तो किस प्रकार ये इमेज बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है? तो आपको इसमें बोला गया है किरण चित्र बनाइए। तो किरण चित्र बना सकते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, उसके बाद चाहे तो आप कुछ पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अपन दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 5-5 अंक के, तो 10 अंक इसमें आपको मिलेंगे। प्रश्न है, हैजा रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा आप देखिएगा। रोग का कारक का नाम बताना है आपको, रोग के 2 लक्षण बताना है, और रोग के बचाव के 2 उपयोग बताना है, उपाय बताना है। तो देखिएगा, रोग का कारक का नाम, क्योंकि हैजा बीमारी बोला है आपको, तो ये हो जाएगा आपका विब्रियो कोलेरी, ये जीवाणु है। इसके लक्षण आप लिखिएगा, रोगी को सफेद पतले दस्त होते हैं, और दूसरा लक्षण हो जाएगा पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होती है। उपाय भी लिखेगा, क्योंकि आपको बोला है 2 लक्षण और 2 उपाय। तो उपाय में आप लिख सकते हैं, ताजा व स्वच्छ भोजन करें, संक्रमित भोजन ना करें। साथ ही आप लिख सकते हैं, रोगी व्यक्ति को जीवन रक्षक घोल अर्थात ORS घोल बार बार देना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है? ऐसा आप इसमें आंसर दे सकते हैं। साथ ही अथवा के क्वेश्चन यदि आप बनाना चाहें तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फाइलेरिया हाथी पांव सभी जानते होंगे इसको। रोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। पहला है आपका रोग कारक का नाम। तो इसका रोग कारक का नाम लिखिएगा कृमि। उसके बाद इसका लक्षण बताइएगा कि रोगी को बुखार रहता है तथा खुजली होती है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर सेकंड इसमें लिखिएगा लक्षण में, पैर फूलकर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है, इसे हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं। फिर उपाय लिखिएगा इसमें कि मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर उत्पन्न होने वाली जगहों पर मिट्टी का तेल, इंजन तेल डालकर मच्छर के अंडों, लार्वा तथा मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है? ऐसे आपको आंसर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन बहुत शानदार है और डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए चित्र में ABCD को नामांकित कीजिए तथा किसी एक का कार्य आपको लिखना है।
तो इसमें आपको ए बी सी डी को नामांकित करना है। तो ए में आप देखिएगा वो क्या है, आपका दिख रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर बी जो आपको दिख रहा है वो है केंद्रक, सी आपका राइबोसोम और डी आपका प्लाज्मा झिल्ली। इस प्रकार इसको नामांकित कीजिएगा। अब इसमें से कोई एक के बारे में आपको लिखना है, तो सबसे आसान हो जाएगा आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो कोशिका का श्वसन केंद्र है, जहां भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। ऐसा आपको लिखना है। चलिए अगला देखिएगा आप, अथवा का यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहें तो उसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूं। देखिएगा ए बी सी डी यहां भी है, सेम क्वेश्चन ही है ना, बस नाम इसका चेंज हो जाएगा। तो ए में आ जाएगा आपका प्लेजेलम, फिर आएगा आपका बी जो है आपका कोशिका भित्ति है, सी आपका कोशिका झिल्ली है और डी है आपका डीएनए। अब इसमें किसी एक के बारे में लिखना है तो हम कोशिका भित्ति के बारे में लिखते हैं। देखिए कोशिका भित्ति बाह्य आवरण बनाती है। केंद्र के चोटों और केंद्रक झिल्ली में होने वाले कर्ण अनुवांशिक पदार्थ डीएनए द्रव्य कोशिका में बिखरे रहते हैं। ये अनुवांशिक गुणों के वाहन होते हैं, ऐसा आपको लिखना है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित गैसें कौन सी है? वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसें डेस करके लिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आते अवरक्त किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान पहले की तुलना में गर्म हो रहा है। इसी तरह गैसों की मात्रा वृद्धि से दुनिया में निम्न संकट पैदा हो सकते हैं। फिर पहला नंबर में आपको लिखना है पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी, दूसरा तूफानों की गंभीरता बढ़ेगी, तीसरा जंगलों में आग लगना, चौथा हिमनद का पिघलना अर्थात जो आपका बर्फ है उसका पिघलना, पांचवा समुद्री पाल स्तर बढ़ेगा आदि। इतना आपको लिखना है। यदि आप अथवा के आंसर बनाना चाहते हैं तो उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न है उद्योगों से निकले अपशिष्ट पदार्थों द्वारा वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो देखते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो इसका आंसर लिखेगा उद्योगों हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले धुआं से वायु प्रदूषण होता है तथा अपशिष्टों से जल प्रदूषण जैसी समस्याएं होती है। इसके बाद और भी इसमें चीजें लिख सकते हैं आप। उद्योगों के हानिकारक प्रभाव को कम करने हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, उद्योगों में चिमनी ऊंचाई पर बनाई जानी चाहिए। दूसरा, चिमनी में ऐसे यंत्र लगाए जाने चाहिए जो धुओं को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित करें। फिर तीसरा लिखेगा अपशिष्टों के निपटान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्टों को सीधे नदी नालों में डालने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए। इतना आपको लिखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपनी साला की बागवानी में चने की फसल के लिए आप कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे? उन कृषि क्रियाओं का उल्लेख कीजिएगा। चलिए देखें इसका आंसर। साला की बागवानी में चने की फसल प्राप्त करने के लिए हम निम्न कृषि क्रियाएं करेंगे। पहला, भूमि का चयन। दूसरा, भूमि की तैयारी अर्थात जुताई। तीसरा, बीजों का चयन। चौथा, बीजों का उपचार। और पांचवा है आपका बीजों की बुआई। और छठवां रहेगा आपका खाद देना। सातवां सिंचाई। आठवां निंदाई। नौवां फसल संरक्षण। 10वां फसल की कटाई। 11वां आएगा आपका फसल की गहराई और 12वां आएगा भंडारण। इतना आपको करना है। चाहे तो आप, क्योंकि 6 अंक के क्वेश्चन है,
तो थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं, जैसे भूमि का चयन, फिर डैश करके लिख लीजिए उसके बारे में कुछ। भूमि की तैयारी है ना, कैसे जुताई की जाती है उसके बारे में। फिर बीजों का चयन कैसे करेंगे, है ना, पानी में भिगा कर रखेंगे उसको क्या, ऐसा मतलब जो आपकी समझ है उसके आधार पे आप एक एक लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अथवा का क्वेश्चन देखते हैं। अपनी साला की बागवानी के लिए आपको खाद तैयार करना है, खाद बनाने हेतु क्या प्रक्रिया करेंगे, उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय की बागवानी के लिए खाद्य बनाने की प्रक्रिया में कंपोस्ट खाद का निर्माण करेंगे, जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। साला में खाली जगह पर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाकर उसमें आसपास के सड़ने वाले गीले कचड़े जैसे कागज के टुकड़े, पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां, फलों व सब्जियों के छिलके, मध्याह्न भोजन में बचा खाना आदि को प्रतिदिन डालेंगे। जब वह जमीन से 5 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर जाएगा तो उसमें गोबर व पानी का मिश्रण बनाकर डालेंगे। फिर मिट्टी से ढककर गोबर से लीप देंगे। जब खाद तैयार होगा तो ऊपर से मिट्टी का लेप धंस जाएगा और अंदर काला भुरभुरा पदार्थ प्राप्त होगा। यही कंपोस्ट खाद है जिसे विद्यालय की बागवानी में डालेंगे। इस प्रकार आपको आंसर देना है। मैंने आपको पूरे 80 अंक के सारे प्रश्न बता दिए हैं। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको 80 में 80 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा छोटा सा प्रयास ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट अच्छा हो पाए। और इसी बीच यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो प्लीज हार्टली रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन सारे बच्चों को ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल पाए कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है। और इन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए सभी प्रश्नों का आप अच्छे से तैयारी करिएगा। इसको सभी नोट करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। जैसे भी आपसे बने आप जरूर अपने पास इसको संभाल के रखिए। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।